बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो आज हम प्रक्षेप गति को समझने जा रहे हैं। प्रक्षेपण क्या होता है? वैसे तो आप दैनिक जीवन में बहुत चीज़ों से इसको समझ सकते हैं। एक पहले हम साधारण केस लेते हैं और उससे जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, सीधे ऊपर की ओर जब फेंका जाता है तो क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी उसको लगातार अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है, अर्थात उस वस्तु पर जो कि ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर एक बल लगता है जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जब बल लग रहा है तो निश्चित रूप से जो है वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि वस्तु तो ऊपर जा रही है और बल नीचे की तरफ लग रहा है, यानी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत बल लग रहा है। तो इस स्थिति में वस्तु का वेग लगातार घटेगा। और हम वैसे भी जानते हैं कि किसी वस्तु का वेग बल लगाकर ही घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो वस्तु का वेग स्थिर रहेगा यदि वो गतिमान है। बल नहीं लग रहा है का मतलब किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा है तो वस्तु उसी वेग से लगातार चलती रहेगी। जब भी बल लगेगा तभी उसके वेग में परिवर्तन होगा। और यदि वस्तु की दिशा में, यानी वस्तु जिस तरफ जा रही है उस दिशा में बल लगेगा तो वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, और उससे विपरीत दिशा में यदि बल लगता है तो उसका वेग घटेगा। यहाँ पर वही केस है कि जब वस्तु तो ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन जो है बल उसके विपरीत दिशा में नीचे की ओर लग रहा है तो वस्तु का वेग लगातार एक निश्चित दर से घटता जाएगा। और हम यहाँ पर कहेंगे कि वस्तु जो है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड का वर्ग होता है। ये पढ़ चुके हैं। इसी को हम लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग मान लेते हैं। तो जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है, गति करती है, तो हम यहाँ पर गति के जो समीकरण हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, गति के समीकरण, और कब? जब वस्तु ऊपर जा रही है ना, जब वस्तु ऊपर की ओर गतिमान है। तो पहला v बराबर u माइनस जी टी ले लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा होता है s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का वर्ग होता है। और तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। और यदि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसका दूसरा केस होगा जब वस्तु ऊपर से पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो क्या होगा कि उसकी गति की दिशा और बल की दिशा समान होने से उसका वेग लगातार बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर जो चिन्ह हमने गुरुत्वीय त्वरण के ऋणात्मक लिए हैं वो सब धनात्मक हो जाएंगे। u प्लस जी टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का वर्ग, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। इनके बारे में हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि हमने यहाँ पर वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंका है। ऐसे वस्तु ऊपर जाएगी, वापस लौट करके आ जाएगी पृथ्वी तल पर। यदि प्रारंभिक वेग u है तो जो यहाँ पर u है
तो अंतिम वेग भी यू ही होगा। ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको कि हम नोट कर लें। तो प्रारंभिक वेग कितना है? वेग बराबर है यू। तो जब पृथ्वी पर लौटेगी, पृथ्वी पर लौटने पर वेग जो है वो यू ही रहेगा, यानी मतलब उसका मान बदलेगा नहीं, उसकी दिशा तो बदल जाएगी, दिशा में परिवर्तन होगा। भाई वो पहले दिशा ऊपर की ओर है, बाद में जब लौटेगी वस्तु तो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो u का परिमाण जो है u ही रहेगा, मतलब प्रारंभिक वेग जो है नहीं बदलेगा। जिस वेग से वस्तु ऊपर जा गई होगी उसी वेग से वस्तु जो है पृथ्वी पर टकराएगी। यहाँ पर हम वायु का घर्षण नहीं ले रहे हैं, यानी हम मान रहे हैं कि वायु का घर्षण बिल्कुल नहीं है। और एक बात है, अधिकतम जो बिंदु ये है, मान लिया ये P मान लेते हैं, अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग जो है शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो गया। लेकिन त्वरण जो है अभी भी उतना ही रहेगा। त्वरण जो है वो होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, और वो जो है हम लगभग 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग लेते हैं या 9.8 मीटर। तो इस अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच करके वस्तु का वेग एक क्षण के लिए शून्य हो जाएगा और वस्तु नीचे की तरफ लौटना प्रारंभ कर देगी। मतलब लौटते समय प्रारंभिक वेग शून्य होगा और अंतिम वेग वही होगा जिस वेग से वस्तु को फेंका गया होगा। तो कितने समय तक वस्तु हवा में रही वो उसका उड्डयन काल कहलाएगा, यानी जितनी देर तक वो वस्तु वायु में रहती है वो हम उसको उड्डयन काल कहते हैं और हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए हमने बताया कि यहां पर P बिंदु पर पहुंच करके वस्तु का वेग अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो पहली समीकरण लगाएं, v बराबर u माइनस जी टी। तो यहां पर वेग शून्य हो गया है ना, तो ये शून्य बराबर हो गया u माइनस जी टी। तो t बराबर हो गया u बटे जी। तो यहां से बिंदु A से P तक जाने में उसको u बटे जी समय लगेगा। तो वापस लाने में P से B तक वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा। ये समय लग रहा है A से P जाने पर, और P से B तक आने में लगा समय वो भी इतना ही होगा, क्योंकि अंतिम वेग u हो जाएगा और प्रारंभिक जिस वेग से यानी v का मान, v यहाँ पर जो अंतिम वेग होगा जिसको हम v लेते हैं वो u के बराबर हो जाएगा और u हमारा शून्य है। तो मान हमारा यही आ जाएगा। तो पीछे समय इतना ही फिर से लगेगा। तो इसका हम जो है जाने और आने का कुल समय, जाने तथा आने में लगा कुल समय क्या होगा, इसको 2 से गुणा कर दें तो u बटे जी प्लस u बटे जी, या कहें 2u बटे जी। ये जाने और आने का कुल समय है। जाने में u बटे जी लग रहा है, आने में भी u बटे जी लग रहा है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। ये तो मान, ये जो हमने यहाँ पर अक्षर प्रयोग किए गए हैं इनका मान तो मालूम ही होगा कि u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग होता है, g गुरुत्वीय त्वरण है, t समय है। तो ये कुल जाने और आने का लगा समय है। अब यदि वस्तु को, अभी तो हमने कहा क्या किया है, वस्तु को ठीक ऊपर की तरफ फेंका है। यदि वस्तु को इस ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी कोण पर, किसी अन्य कोण पर
प्रक्षेपित किया जाए तो क्या बनेगा, उसकी बात हम डिटेल में आज करने जा रहे हैं। देखिए, प्रक्षेप पे गति क्या होती है, जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, अभी तो हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका था, लेकिन अब जो है उस पिंड को, उस वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप पे गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ या ट्रेजेक्टरी कहते हैं। मतलब देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, वस्तु को इस तरह से क्षैतिज के साथ किसी कोण पर हम इसको प्रक्षेपित करेंगे। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी अन्य दिशा में हम वस्तु को प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो यहां पर वस्तु जो है क्या कर रही है, एक वक्र पथ पर गति कर रही है और इस प्रक्षेप गति, इसे ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और ये जो पथ है, इसका प्रक्षेप पथ है, इसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। यहां पर नोट करने की बात है कि यहां पर वस्तु का परिमाण और दिशा दोनों एक साथ बदल रहे होते हैं। देखिए, यहां पर वस्तु की दिशा ये है, यहां पर देखिए वस्तु की दिशा ये हो जाएगी, यहां पर वस्तु की दिशा ये हो जाएगी, यहां पर वस्तु की दिशा ये हो जाएगी। तो इस तरह से लगातार पूरे पथ में वस्तु की चलने की दिशा, वस्तु की गति की दिशा बदलती रहती है, यानी वस्तु के वेग की दिशा बदलती रहती है और वेग का परिमाण भी बदलता रहता है, क्योंकि इसमें बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल लगने की वजह से वस्तु का वेग बदलता रहेगा। और एक खास बात यहां पर है, ये जो गति है वो द्विविमीय गति है, अर्थात यहां पर वस्तु ऊपर की ओर भी जा रही है और आगे की तरफ भी बढ़ रही है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। देखिए, वस्तु यहां पर जब पहुंच रही, पहले यहां से चली, यहां पर पहुंची तो क्या हुआ कि इतना तो एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है और इतना जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश चल रही है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इस तरह से जब वस्तु गति कर रही है, प्रक्षेप गति में दोनों अक्षों, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये द्विविमीय गति है। इसमें हम जैसे मान लिया किसी पत्थर को पृथ्वी तल से फेंके, ऊपर की तरफ नहीं फेंकना, किसी अन्य कोण पे फेंकना है, या तोप से छूटा हुआ गोला, वो भी प्रक्षेप गति का उदाहरण है, या छत पर खड़े होकर के हम वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकें, वो भी प्रक्षेप गति ही है। तो ये कुछ उदाहरण है प्रक्षेप गति के। अब हम यहाँ पर जो वस्तु गति कर रही है उससे जो पथ बन रहा है उसका समीकरण निकालेंगे, जो कि परीक्षा में भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रक्षेप पथ का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा पहले, और इसी चित्र की सहायता से सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है, यहां पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u ले लेते हैं। माना वस्तु या पिंड बिंदु O से प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ
के साथ कोण थीटा पर प्रक्षेपित की गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस u को दो आयताकार घटकों में वियोजित करना पड़ेगा और किसी वेक्टर को, किसी सदिश को आयताकार घटकों में कैसे वियोजित किया जाता है ये हम बता चुके हैं। तो यहां पर इस प्रारंभिक वेग u का वेग u का क्षैतिज घटक, घटक हम ux ले रहे हैं और इसका मान जो हो जाएगा ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा ये uy होगा, ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर हो जाएगा u sin थीटा। तो यहां पर वस्तु के प्रारंभिक वेग के दो घटक हैं, एक तो क्षैतिज घटक है जो कि u cos थीटा है, इसकी वजह से वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, और दूसरा जो ऊर्ध्वाधर घटक है u sin थीटा, उसके कारण ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है। स्पष्ट बात है कि कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में जा रही है, इसका मतलब उसका वेग जो है क्षैतिज दिशा में होना चाहिए। ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ भी वेग का घटक होना चाहिए। तो क्षैतिज दिशा में इसका प्रारंभिक वेग जो है u cos थीटा है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग जो है u sin थीटा है। यहां पर नोट करने की बात यह है कि देखिए क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है। यदि हम वायु के घर्षण को शून्य मान लें, बल लग रहा है नीचे की तरफ। ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लग रहा है, पृथ्वी बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल। चूंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए जो क्षैतिज वेग है, यानी वेग का क्षैतिज घटक जो है वो नियत रहेगा, क्योंकि वेग तभी बदलता है जब बल लगता है। तो क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है। हम यहां पर मान रहे हैं कि वायु का घर्षण शून्य है, क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, अतः क्षैतिज घटक जो है u cos थीटा सदैव नियत रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। केवल ये नोट करने की बात है, यहां पर केवल बदलेगा क्या, केवल ऊर्ध्वाधर घटक जो है, घटक जो कि u sin थीटा है, यह बदलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमें नोट करनी है कि ऊर्ध्वाधर घटक जो है, जो कि u sin थीटा है, ये बदलता रहेगा समय के साथ, और u cos थीटा नहीं बदलेगा। यहां पर है u cos थीटा, यहां पर u cos थीटा, सबसे ऊंचाई पर u cos थीटा, यहां पर u cos थीटा, यानी क्षैतिज घटक जो है वो नहीं बदलेगा। अब हम बात करेंगे जिसको, जो कि हमने हेडिंग डाल रखी है, प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो क्षैतिज दिशा में गति जो हो रही है, ये है हमारा u1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षैतिज दिशा में गति। देखिए क्षैतिज दिशा में जो
वेग है वो नियत है, बदल नहीं रहा है, तो हमें जो गति की समीकरण लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे हम निकाल सकते हैं कि किसी दिए गए समय में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी। समय t में वस्तु द्वारा क्षैतिज दिशा में चली दूरी यक्स बराबर हो जाएगा यू यक्स गुणा टी, वेग गुणा समय। यक्स बराबर हो गया यू कॉस थीटा गुणा टी। इसकी सहायता से हम टी का मान निकालते हैं। टी बराबर हो जाएगा यक्स बटे यू कॉस थीटा। मान लिया टी समय के बाद वस्तु यहां पर पहुंच गई होगी, मान लेते हैं, है ना। ये तो क्षैतिज घटक तो उतना ही रहेगा, हाँ ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो यहां पर जाकर के बदल जाएगा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी, ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी हम कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे उसके ऊर्ध्वाधर वेग के घटक की सहायता से। और यहां पर त्वरण है, वस्तु त्वरित हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसलिए हमें गति के समीकरण लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाई ये समीकरण कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, यस बराबर यू टी, और यहां पर यू बाई टी माइनस हाफ जी टी का वर्ग। और यदि हम इसको बाई मान लें ऊर्ध्वाधर दिशा में, यस का मान बाई है, यू बाई का मतलब प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग का घटक जो है, तो ये हमारा हो गया यू साइन थीटा इंटू टी 1/2 जी टी का वर्ग। अब ये टी का मान हमने इसीलिए निकाला था इसमें रखने के लिए, तो बाई बराबर हो गया यू साइन थीटा गुणा टी का मान है यक्स बटे यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू टी का वर्ग, यक्स बटे यू कॉस थीटा का वर्ग। देखिए यू से यू कट गया, तो ये तो हो गया यक्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, इसका वर्ग करिए एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें जो है हल करने पर देखिए क्या मिल रहा है, वाई बराबर यक्स गुणा ये क्या हो गया टेन थीटा हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा माइनस जी यक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो समीकरण प्राप्त हुई है यही प्रक्षेप पथ का समीकरण है। यहां लिखेंगे क्योंकि यह समीकरण यक्स में द्विघात है तथा वाई में एक घात है, अतः ये समीकरण परवलय को प्रदर्शित करती है। मतलब ये समीकरण जो परवलय का होता है वो इसी तरह का होता है, ये हमें लिखना पड़ेगा। अतः ये समीकरण परवलय को प्रदर्शित करती है। तो प्रक्षेप गति का अतः यहां पर अतः बाद में लिखे, अतः प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, कार होता है।
परीक्षा में आता है कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो हम ये समीकरण सिद्ध कर देंगे और बता देंगे कि ये समीकरण जो है x में द्विघात है और y में एक घात है। तो इस तरह की जो समीकरण होती है वो परवलय की समीकरण होती है। तो अतः प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अब हम इससे संबंधित अन्य चीजों को निकालते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखने को आती है परीक्षा। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे उड्डयन काल की। जिसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी प्रक्षेप द्वारा लिया, या डायरेक्ट लिख देते हैं, जितने समय में कोई प्रक्षेप प्रक्षेपित लिख देते हैं, प्रक्षेपित बिंदु से चलकर पथ के उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर पुनः उसी तल पर वापस, जितने समय में कोई प्रक्षेपित बिंदु से चलकर पथ के उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर पुनः उसी तल पर वापस आता है, उसे उड्डयन काल कहते हैं। मतलब जैसे कोई वस्तु हमने प्रक्षेपित की यहां पर, ऐसे ओ बिंदु से वस्तु यहां तक जाएगी और उसी लेवल पे वापस लौटेगी। जो ओ का लेवल था उसी लेवल पे जब वापस लौटेगी तो ओ से बी तक, ये मान लिया कोई बिंदु ये है, ओ ए बी पथ को तय करने में जितना टोटल समय लगता है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। और इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए यहां पर वस्तु जो है जब पहुंचती है, उच्चतम बिंदु है, ये क्या है, उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। तो इस बिंदु पर पहुंचकर वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग का जो घटक है वो शून्य हो जाता है। यहां पर जो Vy जो है वो शून्य हो जाएगा, जबकि क्षैतिज घटक मैंने पहले बता दिया है वो u cos थीटा ही बना रहेगा। मान लिया O से A तक जाने में लगा समय t है, माना बिंदु O से A तक जाने में लगा समय t है। अतः पहली समीकरण प्रयोग कर रहे हैं, v बराबर u माइनस जी टी, और ये u y लिखेंगे यहां पर, और ये v y होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की बात कर रहे हैं। तो v y बराबर u y माइनस जी टी, ओ से ए तक जाने में t समय लगा है, तो v y का मान शून्य हो गया। u y था u साइन थीटा माइनस जी टी, ये t का मान निकालिए, t बराबर हो गया u साइन थीटा बटे जी। इसको इधर ले गए
टी का मान, भाई इसको यू साइन थीटा को इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, तो टी बराबर हो गया यू साइन थीटा बटे जी। तो ओ से ए तक जाने में टी समय लगता है, तो ए से बी तक जाने में भी उतना ही समय लगेगा। प्रक्षेप द्वारा ए से बी तक जाने में लगा समय, ये भी जो है इतना ही होगा। टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। अर्थात जो उड्डयन काल है ओ से बी तक जाने में लगा समय, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अतः उड्डयन काल जो हो गया, काल को हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे, वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो, 2 गुना हो गया। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बटे जी। ये फार्मूला हो गया। जब भी हमें कोई उड्डयन काल निकालना है तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 2u साइन थीटा बटे जी, ये उड्डयन काल है, मतलब ओ से बी तक लिया गया कुल समय है। अब हम बात करेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई, मतलब ए बिंदु तक जो कि अधिकतम ऊंचाई है, ए बिंदु तक जाने में कितना जो है, कितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है, ये जो एच है, इसकी बात करेंगे, इसको निकालेंगे। ठीक है, प्रक्षेप ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये कैसे निकालेंगे, ये भी हम समीकरण, दूसरी समीकरण लगाएंगे, उससे पता लग जाएगा। क्षैतिज तल से प्रक्षेप ऊंचाई क्या होती है, लिख सकते हैं, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। क्या है, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। तो इसके लिए समीकरण हम ये प्रयोग कर रहे हैं, यस बराबर हो जाएगा u बाई टी माइनस हाफ जी टी का वर्ग। यस को हम एच मान रहे हैं, ये एच हो गई, u बाई, अच्छा यहां पर क्या टाइम रखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि दूसरी एक समीकरण प्रयोग करें, उससे बहुत आसान हो जाएगी। निकाला इससे भी जा सकता है, लेकिन हम आसान से आसान तरीके से निकालना चाहते हैं, तो हम देखिए तीसरी समीकरण प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर देखिए बहुत आसान पड़ेगा, वो है बी वाई स्क्वायर बराबर है यू वाई स्क्वायर माइनस 2 GH। ये देखिए इससे एकदम से निकल जाएगा, प्रमेय की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। तो ये हो गया, अंतिम ये पर पहुंचकर जो है वेग तो शून्य हो जाएगा, वी वाई शून्य हो जाएगा, तो शून्य बराबर हो गया, ये हो गया हमारा u साइन थीटा का वर्ग माइनस 2 तो निकालना ही है। तो ये हो गया हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 GH बराबर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G को इसको इधर भेज दिया और फिर G नीचे आ गया। तो ये देखिए हमारा h का मान आ गया।
अच्छा, मैक्स, ये अधिकतम ऊंचाई कब होगी वो भी निकाल लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा, देखिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए? अधिकतम साइन थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है, यानी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होना चाहिए, अर्थात साइन 90 में होता है, अर्थात थीटा बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब यहाँ रख देंगे तो साइन का मान 1 हो जाएगा। तो एच मैक्स या इसको अधिकतम, ये क्या हो गई? अधिकतम बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटे 2g। ये अधिकतम ऊंचाई है किसी प्रक्षेप की। मतलब जब प्रक्षेप को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाएगा तभी वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, है ना। 90 डिग्री का मतलब है इसको ऐसे फेंका जाए। अब हम तीसरा जो इससे संबंधित भौतिक राशि है जिसको कहते हैं प्रक्षेप परास, है ना, प्रक्षेप परास की बात करते हैं। प्रक्षेप परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी को प्रक्षेप परास कहते हैं। ओ से बी दूरी OB जो है वो क्षैतिज परास है, OB, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी हमें यहाँ निकालनी है ना। किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी को प्रक्षेप परास कहते हैं। तो O से B तक जाने में लिया गया समय क्या है? उड्डयन काल है। और क्षैतिज दिशा में जो वेग है वो नियत है। तो O से B दूरी निकालने में कोई गति की समीकरण लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर O से B दिशा में, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण तो है नहीं। अतः क्षैतिज दूरी कैसे निकालेंगे? क्षैतिज दूरी R बराबर हो जाएगा वेग का क्षैतिज घटक का क्षैतिज घटक गुणा उड्डयन काल। वेग तो R बराबर हो जाएगा, वेग का क्षैतिज घटक क्या है? U cos थीटा है इंटू T, कैपिटल T। तो ये U cos थीटा इंटू 2U sin थीटा बटे G, ये हमारा उड्डयन काल का मान आ गया। तो देखिए इसको हम U से U को गुणा कर देते हैं और साथ में लिख देते हैं 2 sin थीटा cos थीटा बटे G। 2 sin थीटा cos थीटा में ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है। तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हो गया U स्क्वायर sin 2 थीटा बटे G। ये हो गया हमारा क्षैतिज परास। R का मान हो गया, तो R बराबर हो गया U स्क्वायर sin 2 थीटा बटे G। इसको भी याद रखें। देखिए मैंने इतना आसान तरीके से इन सभी को फार्मूले को निकाला है। यदि भूल जाओ तो क्या करोगे? तुरंत निकाल भी सकते हो कि 2 थीटा है। एक बात यहां पर और नोट करनी है, यदि किसी वस्तु को थीटा या 90 माइनस थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास समान रहता है। मतलब यहां पर देख ले सकते हैं कि किसी वस्तु को
नोट करेंगे किसी वस्तु को थीटा, कोण थीटा या 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास समान रहता है। कैसे समान रहता है देखिए, मतलब किसी को 30 डिग्री पे प्रक्षेपित किया जाए या फिर 90 माइनस 30 का मतलब है 60 डिग्री पे, यानी जितना परास 30 डिग्री का होगा उतना ही 60 डिग्री का भी होगा। तो हम इसमें परास वाले फार्मूले में रख के देखें तो R बराबर हो जाएगा, पहले R का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ये R का फार्मूला है। अब हम इसकी जगह पर, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रखें तो देखिए R डैश, यदि थीटा बराबर है, थीटा का मान जो है 90 माइनस थीटा ले लें, यदि कोण जो है 90 माइनस थीटा है तो R डैश लिख देते हैं इसको, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बटे जी, तो यू स्क्वायर साइन गुणा करिए 180 माइनस 2 थीटा बटे जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर होता है फिर से साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो आर डैश का मान ये, इसका मतलब ये हुआ आर बराबर आर डैश, यदि किसी वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए या 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, दोनों में जो रेंज रहेगा, परास जो रहेगा वो समान रहेगा। चित्र से देख सकते हैं, चित्र से समझ सकते हैं। देखिए हमने मान लिया किसी को पहले इस तरह से प्रक्षेपित किया तो रेंज ये रहा। अब मान लिया हम इसको ऐसे प्रक्षेपित कर दें तो नंबर 1 ये नंबर 2, तो ये कोण थीटा है, तो ये जो कोण बनेगा हमारा, इसका मतलब ये जो कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा पूरा। ये देखिए थीटा है, और थीटा को यदि 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो ये वाला कोण होगा। इसका प्रक्षेपण कोण जो है दूसरे वाले का, ये कोण ये इतना है, मतलब ये जो बनेगा क्षैतिज के साथ ही, लेकिन ये जो है कोण कितना है 90 माइनस थीटा, यानी 30 डिग्री है यदि नीचे वाला, तो थीटा डैश जो होगा वो 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो इस तरह से कोई भी पेयर ले लें हम कोण का, एक थीटा है तो दूसरा निकालें 90 माइनस थीटा, है ना, मान लिया एक जो है कोई भी दूसरा ले सकते हैं, थीटा बराबर मान लिया 20 डिग्री है, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी 70 डिग्री। यदि कोई वस्तु को 90 डिग्री या 70 डिग्री पे प्रक्षेपित किया जाएगा तो परास आर का मान समान रहेगा। ठीक है, अब हम, ये तो हुआ एक प्रक्षेपण जो कि क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है। यदि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से समांतर प्रक्षेपित किया जाए तो क्या स्थितियां बनेगी, उसको भी देखते हैं। उसको हम कहते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यहां पर वस्तु को देखिए किसी ऊंचाई से, h ऊंचाई से मान लिया, बिल्कुल क्षैतिज दिशा में ऐसे प्रक्षेपित किया जाए।
ये बिंदु P है और ये बिंदु A पर वस्तु आ रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो है वो क्षैतिज दिशा में है u, और यही हमारा ux का मान भी है। माना वस्तु ऊंचाई h से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित की जा रही है, क्षेपित की जाती है, ये ऐसे। तो देखिए शुरुआत में बिंदु P पर जो क्षैतिज वेग है वो हमारा u है, तो उसी समय फेंके जाते समय जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमने तो क्षैतिज दिशा में फेंका है, ऊपर या नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं फेंका है। तो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u y बराबर 0 होगा यहाँ। हालांकि बाद में ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होगा, यहाँ पर जैसे पहुंचेंगे तो ये देखिए ये वेग हो गया और ये क्षैतिज वेग तो u ही रहेगा, ये जो है यहाँ पर ये v y का मान बदल जाएगा, है ना। अब यदि वस्तु को O से A तक जाने में समय जो है t लगता है, वस्तु तो यहां से फेंकी जा रही है, क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय कर रही है वो हमारी दिया गया है कि O A है। तो यहां पर भी हम इसका प्रक्षेप पथ निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए प्रक्षेप पथ पहले निकालिए, प्रक्षेप पथ क्षैतिज माना वस्तु समय t में बिंदु P से बिंदु A पर पहुंचती है। तो क्षैतिज दूरी कैसे निकालेंगे, यहां भी क्षैतिज दूरी x बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणा समय, है ना, क्षैतिज वेग गुणा समय। तो x बराबर हो जाएगा u गुणा t, यहां से भी t का मान निकाल लीजिए, t बराबर हो गया x बटे t। अब ऊर्ध्वाधर दूरी पता करें, है ना, जैसे कि इससे पहले वाले में किया था, ठीक वही सब कुछ करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर दूरी की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी। तो इसके लिए दूसरी समीकरण लगाते हैं, h बराबर होता है u बाई टी, और नीचे की तरफ आ रही है, वेग बढ़ता जा रहा है, धनात्मक त्वरण है, प्लस हाफ जी टी का वर्ग। तो h की जगह पर हम y लिख सकते हैं, ये x है तो ये y है ना। तो y बराबर हो जाएगी, देखिए u y का मान 0 था तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ g, और t का मान यहाँ से रखना है ना, t का मान इस समीकरण से रखना है। तो देखिए t का मान है हमारा x बटे u, y बराबर हो जाएगा जी एक्स वर्ग का स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, यहां पर प्रारंभिक जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो 0 है, केवल क्षैतिज वेग से फेंका गया है, इसलिए हमने इसको u बाई 0 था तो u बाई गुणा t 0 हो गया।
तो ये जो है फिर से जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वो देखिए वो क्या है, x में द्विघात है और y में एक घात है। तो ऐसा समीकरण जो है परवलय का होता है, क्योंकि यह समीकरण क्या है, x में द्विघात है तथा y में एक घात है। अतः यह एक परवलय का समीकरण है। जिससे हम कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप किए गए पिंड का पथ परवलयकार होता है, कार होता है। जैसा कि वहां था वो थोड़ा टिपिकल था, ये एकदम आसान है, परवलयाकार होता है। ये समीकरण x में द्विघात तथा y में एक घात है, अतः यह एक परवलय का समीकरण है, जिससे हम कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप किए गए पिंड का पथ परवलयाकार होता है। अब वस्तु देखिए t समय में क्षैतिज दिशा में इतनी दूरी OA दूरी तय कर रही है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी तय करेगी वो निकाल लीजिए। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी यहां पर, यदि हम इसको h ही माने तो ऊर्ध्वाधर दिशा में चली दूरी के लिए समीकरण हम वही लगाएंगे क्या, कि s बराबर u बाई टी प्लस हाफ जी टी का वर्ग। देखिए प्लस यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, वेग उसका लगातार बढ़ता जाएगा, धनात्मक त्वरण होगा, तो ये इसको h लिख दें हम। ये देखिए u बाई का मान कितना था, 0 था, प्लस हाफ जी टी का वर्ग। टी का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से, टी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2h बटे जी, तो टी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2h बटे जी। यानी वस्तु कितनी देर में पृथ्वी तल पर पहुंचेगी ये हमें पता लग गया, ये समय है। तो अब हम जो है x का मान निकाल सकते हैं, है ना। चली गई क्षैतिज दूरी जो है निकालनी पड़े किसी प्रश्न में, चली गई क्षैतिज दूरी x बराबर हो जाएगा u x गुणा t, t का मान ये है ना, x बराबर हो जाएगा ux का मान u है गुणा ये हो जाएगा 2h बटे जी का अंडर रूट। ये क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी पता लग जा रही है ना। तो इस तरह से हम जो क्षैतिज प्रक्षेप पर आधारित प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने जो है वायु का घर्षण शून्य लिया हुआ है, इसीलिए क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए क्षैतिज वेग हमेशा स्थिर रह रहा है, केवल ऊर्ध्वाधर वेग बदल रहा है। तो हमने देखा कि ऊर्ध्वाधर वेग किसी भी समय वेग क्या होगा, मान लिया बिंदु ए बी पर वेग पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए बिंदु बी, हम मान लेते हैं बिंदु बी तक जाने में लगा समय हम वही टी ही मान लेते हैं, टी है। तो
वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस जी टी, ये तो हो गया शून्य, तो वी वाई बराबर हो गया जी टी। यानी यहां पर पहुंच करके वी वाई का मान हो जाएगा जी टी के बराबर, और यू वाई जो है, यू एक्स ना कि यू वाई, देखिए यू एक्स जो है वो तो पूरे पथ पर समान रह रहा है। तो यहां पर यदि हम यू वी जो है यक्स का मान कहें, तो बी एक्स का मान यानी क्षैतिज वेग जो है तो वही रहेगा, क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग जो है बदल नहीं रहा है, क्षैतिज वेग बराबर हो जाएगा, वो रहेगा यू ही। हाँ, ऊर्ध्वाधर वेग बदल गया समय के साथ, क्षैतिज वेग नहीं बदला, तो परिणामी वेग कितना हो जाएगा, परिणामी वेग, देखिए ये दोनों u क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग एक दूसरे के लंबवत हैं, तो परिणामी वेग v बराबर हो जाएगा वर्गमूल vx का वर्ग प्लस vy का वर्ग। इनका मान रख दीजिए, है ना। तो क्या प्राप्त होगा हमें, परिणामी वेग v बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा u का वर्ग, और ये हो जाएगा बी वाई का मान कितना आया जी टी, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जी टी का वर्ग रख दिया ना, बी वाई की जगह क्या रखा जी टी, तो जी टी का वर्ग कर दिया। तो इस बिंदु बी पर वेग जो हो जाएगा इतना, बिंदु बी पर परिणामी वेग इतना हो जाएगा, क्षैतिज वेग तो यू का यू ही रहा, ऊर्ध्वाधर वेग बढ़ता चला जा रहा है, वस्तु नीचे की तरफ आ रही है उस समय के साथ। तो हमने देखिए टी समय के बाद यदि वस्तु बी पर पहुंचती है तो हमने वेग निकाल लिया, तो बिंदु बी पर परिणामी वेग बराबर आ गया वर्गमूल यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।